सभी को नमस्कार। 10th हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 4 मध्यकालीन समाज, यूरोप एवं भारत पर चल रहे थे। लेसन को अभी तक हमने 2 भागों में जाना, जिसमें हमने जो यूरोप में वर्ग थे, जैसे कि पादरी, सामंत और सामान्य जन, उनके बारे में जाना। उसके बाद हमने जाना कि यूरोप में जो अंधविश्वास फैला हुआ था, जो वहाँ की ईसाई मठें थी, उनके बारे में जाना। महिलाओं के जीवन के बारे में जाना। उसके बाद हमने उनके जो मनोरंजन के साधन थे उनके बारे में जाना, उनकी शिक्षा प्रणाली के बारे में जाना, और फिर हमने मध्यकालीन भारत के बारे में जानना शुरू किया, जिसमें कि हमने भारत के जो शासक वर्ग थे उसके बारे में, मवासात क्या होता है, उलेमा, मकतब क्या है, इस सब के बारे में जाना। तो आज हम इससे आगे जो हमें लेसन में दिया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। देखिए, मध्यकालीन भारत में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी भारत में रह रहे थे, जिनका जो क्रियाकलाप थे वो अलग अलग थी। जो ये लोग थे अपने धार्मिक क्रियाकलापों और अपनी आर्थिक क्रियाओं द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे थे। हर गांव में एक घर हिंदू ब्राह्मण का होता था, जो सभी धार्मिक क्रियाकलापों को करवाता था। और इसी तरह मुस्लिम उलेमा रीति रिवाजों के अनुसार कार्य करते थे। विवाह करवाना, अन्य रीतियों का पालन करवाना इनका कार्य होता था। चलिए अब हम जान लेते हैं व्यापारी और दुकानदारों के बारे में। तो देखिए, व्यापारी कुछ तो छोटे व्यापारी थे वहीं पे जो काम करते थे एक निश्चित क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए हम लगाते करनाल, सिर्फ करनाल में काम कर रहे हैं। कुछ व्यापारी अंतर क्षेत्रीय व्यापार करते थे, मतलब अपने क्षेत्र के साथ साथ जो दूसरा क्षेत्र लग रहा है, जैसे हरियाणा और पंजाब के लोग आप लगा लें, कुछ इस तरह के व्यापारी थे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय थे, मतलब जो अपना बना हुआ सामान दूसरे देशों में भी भेज रहे थे। तो 3 कैटेगरी थी: स्थानीय, अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यापारी अपने आप को निर्धन दिखाने का प्रयास करते थे ताकि उनके साथ लूट मार ना हो सके और जो सरकार है वो उनका शोषण ना कर सके। ये लोग अपने धन को ब्याज पर भी देते थे। चलिए अब हम जान लेते हैं किसान वर्गों के बारे में। जो किसान थे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वो भूखमरी का शिकार हो रहे थे, अकाल पड़ रहे थे काफ़ी। राज्य ने प्रभावित जो किसान थे उन्हें कोई सहायता देने का प्रावधान नहीं किया था। जो उन पर कर लगाए जा रहे थे उनमें भी कोई उन्हें छूट नहीं मिली। किसानों और लोगों की पीड़ा की कोई सीमा ही नहीं थी उस समय। वो लोग छोटे छोटे झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे, क्योंकि जो किसान थे खेती करने के बाद मान लीजिए अकाल पड़ गया या किसी और वजह से फसल खराब हो गई, तो सरकार द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया था इसके बारे में। चलिए अब देख लेते हैं महिलाओं की स्थिति। मध्यकाल में महिलाओं को पर्दा प्रथा थी, मतलब उन्हें घर की 4 दीवारी के अंदर ही रखा जाता था। उन्हें घर से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं थी। दूसरी चीज़, समाज में कई बुराइयों की शुरुआत हो चुकी थी, जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, जौहर जैसी सामाजिक कुरीतियाँ मध्यकालीन भारत में थी। महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। उसके अलावा फिर भी इन महिलाओं की स्थिति, फिर भी दक्षिण भारत में महिलाओं की स्थिति उत्तर भारत की महिलाओं की तुलना में अच्छी थी। अब हम जान लेते हैं दासों के बारे में। देखिए, जो अधिकतर युद्ध होते थे उसमें बंदी बनाए जाते थे लोग, उन्हें दास बनाकर
रख लिया जाता था। माता पिता भी जो निर्धन होते थे वो कई बार अपनी संतान को बेच देते थे। लोग अपहरण कर लेते थे तो उन लोगों को भी दास के रूप में बेच दिया जाता था। दासों के बाजार लगते थे जिनमें उनकी खरीद और बिक्री का काम होता था। ऋणग्रस्त व्यक्ति जो अपना ऋण अदा करने में असमर्थ होते थे उन्हें भी कभी कभी इसकी अदायगी के लिए दास्ता स्वीकार करनी पड़ती थी। अब हम जान लेते हैं कारीगरों के बारे में। जो कारीगर थे वो जो यहाँ के वस्त्र थे उसमें उनकी झलक दिखती है कि हमारे भारत में कितने बढ़िया कारीगर हुए। उनके बनाए गए कपड़े की मांग बाहर विदेशों तक थी। भवन निर्माण के ऐसे कारीगर थे यहाँ। आप देखिए हमारी कला भारत की जो भवन है जैसे कि ताजमहल है, लाल किला है, देखिए कितनी बढ़िया कला के प्रतीक हैं। इतने अच्छे कारीगर हैं यहाँ। प्राचीन काल में वस्त्रों के उत्पादन, उद्योग, उपयोग और व्यापार को दर्शाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले। इनसे पता चलता है कि हमारा बना हुआ कपड़ा बाहर तक भी जाता था। और कारीगर जो हैं वो बहुत से अलग अलग क्षेत्रों में प्रमुख थे। कोई भवन बनाने में, कोई कपड़े के काम में, कोई बढ़ई के काम में, कोई कागज़ बनाने में। तो भारत का एक विशाल इतिहास रहा है कारीगरों के मामले में। अब हम जान लेते हैं शिक्षा और साहित्य के बारे में। देखिए जो उस समय शिक्षा थी उसके जो मुख्य केंद्र थे नालंदा, तक्षशिला, उसे नष्ट कर दिया गया। शिक्षा की अवनति शुरू हो गई थी उस समय। जो बख्तियार खिलजी था उसने आग के हवाले कर दिया नालंदा विश्वविद्यालय को। मंदिरों को मिलने वाला अनुदान बंद हो गया। ज्ञान विज्ञान को हानि हुई। अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए जिससे कि हमें जो राजनीतिक घटनाएं हैं उनकी जानकारी मिलती है। मुसलमानों के संपर्क में आने पर भारतीय भी लेखन की तरफ आकर्षित हुए। उस समय इन साहित्यों में तत्कालीन इतिहास की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक नीति की जानकारियाँ मिलती हैं जो किताबें उन्होंने लिखी है। देखिए ये शिक्षा और साहित्य दोनों के बारे में। शिक्षा तो देखिए थोड़ा अवनति की तरफ थी, लेकिन जो लेखन कार्य है वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। अब जान लेते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। जो मध्यकालीन युग था उसमें जो भारतीय समाज था वो कर्म कांडों, अंधविश्वासों और भेदभावों से भरा हुआ था। उसे मुक्त करने के लिए अनेक आंदोलन चलाए गए। अनेक संतों ने इसमें सुधार की कोशिश की, जिनमें से प्रमुख थे रामानंद, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, दादू दयाल, नामदेव, तुकाराम, रविदास, कबीरदास, मीराबाई, सूरदास, रसखान। इन्होंने समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आंदोलन चलाए। कुछ सूफी संत जैसे कि निजामुद्दीन औलिया, शेख फरीद, सलीम चिश्ती आदि थे जिन्होंने समाज में सद्भाव उत्पन्न करने की कोशिश की। चलिए इसी के साथ अपना ये लेसन ख़त्म हुआ। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।